हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 मार्च 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो आप एमजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिए। चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का समापन हो चुका है। भारत ने इसकी मेजबानी की थी और भारत ने मेडल टेबल में टॉप रैंक हासिल की है, 4 गोल्ड जीत करके। दूसरे पर चाइना रहा था। और अभी फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। वहां पर जो सार्वजनिक रूप से कर्मचारी हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनके मोबाइल फोन पर टिकटॉक को बैन करने की घोषणा की है। और अभी इजिप्ट या मिस्र जिसे कहते हैं, ये ब्रिक्स बैंक के यानी कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 9वां ये सदस्य होगा। और नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की हुई है, जो कि पृथ्वी से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। और अभी डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड विमेन का विमोचन किया गया। और वहीं तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपना लिया है। और असम राइफल्स ने अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया है। तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक नई नीति जारी की गई है। भारत पे के को फाउंडर असनीर ग्रोवर ने क्रिकपे नाम से अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया। गार्डन ई मूर, इनका निधन हो गया है। ये इंटेल के को फाउंडर थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया गया 27 मार्च को। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, पूछा जाता है ये एग्जाम में। थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं, थिएटर जो कलाकार होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है। थिएटर आर्टिस्ट को सम्मान देने के लिए, उनकी कला को पहचानने के लिए, उनको भी एक नई पहचान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा। इस बार की थीम रखी गई है थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। क्या? थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। अगला, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखो, इस बार पहली बार WPL आयोजित किया गया था। जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसे ही पहली बार WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग आयोजित किया गया था। और इसको भी स्पॉन्सर किया था टाटा ने, यानी इसका भी टाइटल स्पॉन्सर टाटा ही रहा। तो टाटा WPL जो है, पहला जो संस्करण था इसका खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल की टीम्स को हरा करके ये खिताब जीता हुआ है। WPL, ठीक है, 7 विकेट से हरा दिया है दिल्ली कैपिटल को। अच्छा, एक चीज और, इसमें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप पूछा जाता है IPL का जब भी संस्करण होता है। तो ऑरेंज कैप मिलता है जो सर्वाधिक रन बनाता है उसे, सर्वाधिक रन बनाने वाले को। और पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को, सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। ठीक है, तो ऑरेंज कैप मिला है मैग लेनिन को और पर्पल कैप की विजेता रही हेली मैथ्यूज। ये फाइनल मैच जो है ये ब्रॉबॉर्न स्टेडियम में खेला गया मुंबई के। तो मुंबई इंडियंस की टीम के कैप्टन कौन है ये भी पूछा जा सकता है। भाई, इन्होंने अपना पहला ये संस्करण जिताया है, पहली ट्रॉफी इन्होंने उठाई है। तो हरमनप्रीत कौर जो है ये मुंबई इंडियंस की महिला टीम की कैप्टन है। ध्यान रखिएगा, मुंबई इंडियंस की नाम से ही IPL की भी टीम है और इसने सबसे ज्यादा 5 बार IPL का खिताब जीता है। IPL जो है वो अभी 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी तर्ज पर जो महिला प्रीमियर लीग है शुरुआत की गई है, इसका पहला संस्करण संपन्न हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का उद्घाटन किया है, इसका शुभारंभ किया है। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, अरावली के लिए। कब? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया है। ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इसका मेन पर्पज यही होगा कि अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास का जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है उसे हरा भरा बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो कटान है उनको रोका जाए। ठीक है, पेड़ पौधों की जो कटान होती है उनको रोका जाए और जंगल वहां पर सुरक्षित रखे जाए, क्योंकि इससे पहाड़ी श्रृंखला बहुत सारे फायदे होते हैं। भूस्खलन वगैरह भी नहीं होते हैं, ठीक है, पेड़ों से। तो बहुत सारे फायदे होते हैं।
तो इन सब के लिए ये अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में से एक माना जाता है और इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची पीक कौन सी है। देखो, जब मैं पर्वत श्रेणी बोलूं तो इसका मतलब है कि वहां पर कई सारे पर्वत हैं, कई सारे, जैसे हिमालय पर्वत की श्रेणी जो है, आप यहाँ पर देखो लद्दाख के बाद इधर नीचे आप देखोगे उत्तराखंड से लेकर के पूरा इधर फैला हुआ है ये, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये पूरा हिमालय की ये श्रेणी हुई, ठीक है, हिमालय की श्रेणी हुई। अब उसमें पूछा जाए सबसे ऊंचा पीक कौन है, तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पीक है उसका। ऐसे ही अरावली पर्वत श्रेणी का गुरु शिखर जो है ये सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगला, हाल ही में स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसको अभी हाल ही में जीता है सात्विक साईराजन रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने युगल का खिताब जीता है संयुक्त रूप से। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये डबल्स की बात की जा रही है, डबल्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो डबल्स का खिताब इन दोनों ने मिलकर के जीता है, यानी इन दोनों की जोड़ी ने जीता हुआ है। अब चूंकि ये इंडियंस है तो इस वजह से ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट और यहाँ पर इसीलिए लिया गया है। तो इन दोनों की जोड़ी ने जीत लिया है। ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट था स्विस ओपन, ठीक है। इन्होंने रेन चियानग्यू और टैन कियांग को हरा करके जीता है। इससे पहले अगर 2022 में बात करें तो ये जोड़ी काफी ज्यादा सुपरहिट रही थी। इन्होंने इंडिया ओपन जीता था, फ्रेंच ओपन जीता था, 2019 में इससे पहले थाईलैंड ओपन जीता था, उससे पहले 2018 में हैदराबाद ओपन इन्होंने जीता था। अभी 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है इनकी जोड़ी ने। तो सात्विक साईराज और रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी आप याद रखेंगे, बैडमिंटन से संबंधित है दोनों ही खिलाड़ी। अगला, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपने स्वास्थ्य बीमा धारकों के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसने अभी हाल ही में एनीवेयर कैशलेस नाम से एक परियोजना शुरू की है, या कहीं एक पहल शुरू की है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके तहत आप कहीं पर भी रहो, कैशलेस ही आपका काम हो जाएगा। तो एनीवेयर कैशलेस जो है ये फीचर लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा, जो कि एक आईसीआईसीआई बैंक की ही इंश्योरेंस कंपनी है या कहीं यूनिट है, ठीक है। तो एनीवेयर कैशलेस इसके द्वारा शुरू किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें अगर तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ है संदीप बख्शी। अगला देखते हैं, हाल ही में आलिया मेयर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। वो किस या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हैं? तो ये रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बन गई हैं आलिया मीर वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली। तो इनको दिया गया है। आलिया मीर करती क्या है? आलिया मीर दोस्तों ये समाज शास्त्री हैं और वन्यजीव जानवरों के लिए काम करती हैं। तो इनको जम्मू कश्मीर में चुना गया है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से, मतलब जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बन गई हैं यह पुरस्कार पाने वाली। ठीक, आगे ये पुरस्कार दिया किसने है? मनोज सिन्हा जी ने दिया है, जो कि वहां के गवर्नर थे। हाल ही में किस राज्य में एक नई प्रजाति की मोरे ईल मछली की खोज की गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में, तमिलनाडु के तटों पर मोरे ईल प्रजाति की खोज की गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम जो है वो तमिलनाडु के नाम पर रखा गया है, ठीक है, तमिलनाडु के नाम पर ही रखा गया है इसका जो नाम है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाएंगे, न्यू स्पीसीज ऑफ मोरे ईल डिस्कवर्ड ऑफ कड्डलोर कोस्ट नेम आफ्टर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है। देखो इसका पूरा नाम होगा जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एंसिस, और इसे वैसे कह सकते हैं तमिलनाडु ब्राउन मोरे ईल भी, ठीक। तो ये कुड्डलोर टूर तट पर तमिलनाडु पर ये खोजा गया है। अगला अगला है, हाल ही में इसरो ने किस कंपनी के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो इसरो ने अभी हाल ही में वनवेव के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसके द्वारा कॉमर्शियली ये लॉन्च किया गया है सैटेलाइट्स, ठीक है। कॉमर्शियल सैटेलाइट बोले तो जैसे वनवेब जो है इसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाया है कुछ पैसे दे करके इसरो से, ठीक। तो ये हुआ कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है, अपना खुद का ना लॉन्च करना। तो इसरो ने इसे लॉन्च किया है भारत के सबसे बड़े रॉकेट से, LVM-3 रॉकेट। ये अभी तक का भारत का सबसे बड़ा रॉकेट था और इसने 36 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ये स्पेस में जाएगा, LEO में जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। और कारण और उद्देश्य वही पुराना वाला है कि वनवेब भी चाहता है सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक नाम का एक प्रोजेक्ट है, वो भी सैटेलाइट से ही इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर वनवेब जो है ये भी सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसरो लॉन्च करेगा, 15-20 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन अब वो लॉन्च कर दिया है तो वो क्वेश्चन फिर से चर्चे में आया है, इसलिए जान लो आप। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये LV-M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन था, ठीक। ये दूसरा ऐसा मिशन था जो 36 उपग्रह लेकर गया। इससे पहले 23 अक्टूबर 2022 को भी 36 उपग्रह लेकर के LV-M3M2 वन वेब इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया गया था। ये इंडिया 2 है जो अभी लॉन्च किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े रॉकेट LV-M3 से इसे ले जाया गया। और इसरो के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें और रिवीजन पॉइंट के व्यू से, तो आप चंद्रयान 2 मिशन याद रखेंगे। उसके लिए GSLV MK थर्ड रॉकेट यूज किया गया था, ठीक। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ और स्थापना इसकी हुई थी 1969 में 15 अगस्त के दिन। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चे में रही पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है? तो ये गुलाम नबी आजाद जी की आत्मकथा है। गुलाम नबी आजाद कौन है? ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे करके ये बाहर अलग होकर के अपनी पार्टी बनाए थे, ठीक है। तो इन्होंने आजाद नाम से अभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की हुई है, गुलाम नबी आजाद। ये चेहरा देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में इनका जो एक्सपीरियंस रहा जम्मू कश्मीर के, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे, इनका जो भी कार्यकाल रहा संसद में उस टाइम पर इनका जो भी सारा एक्सपीरियंस जिन जिन बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा, तो उन सब को इन्होंने इसमें बुक में अपने रखा हुआ है, ठीक है। तो आजाद नाम से इनकी आत्मकथा है, बहुत ही आसान है याद रखना। गुलाम नबी आजाद इनके नाम में ही आजाद है और यही आजाद जो है इन्होंने आत्मकथा लॉन्च की है आजाद नाम से ही। तो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। 5 अप्रैल को बेसिकली इसे लॉन्च किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। इसमें क्या होगा? इसमें वैदिक सभ्यता के जो मंत्र हैं, खास करके चारों वेद जो हैं, उन चारों वेदों के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंत्र हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं ऑडियो विजुअल के रूप में। ऑडियो विजुअल का मतलब कि ऑडियो चलता रहेगा, विजुअल भी चलता रहेगा और वो मंत्र जो होगा उसको लोग सुन पाएंगे। इसमें बताया जा रहा है कि चारों वेदों के 18,000 से ज्यादा मंत्र इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी टोटल टाइमिंग 550 घंटे से भी ज्यादा है। तो इसका उद्देश्य यही है कि वेदों में निहित जो संदेश हैं उनको लोगों तक फैलाया जाए, आम लोगों के लिए ये सुविधाजनक बन सके, इस पोर्टल के माध्यम से वो भी सुन सकें। तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। क्लियर? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। इनके पास एक और मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, याद रखना वो भी। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं दोस्तों आ चुका हूँ वापस से, और अब से आपको बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी फिर से, और काफी लंबी छुट्टी के बाद से एक बार दोबारा से वापस हुआ जा रहा है। तो वो सब कुछ किया जाएगा जो आप उम्मीद करते हैं, और चैनल पर लाइव वीडियोज आएंगी, लाइव क्लासेस भी आएंगी, और जो करंट अफेयर का सीरीज आप लोग की डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी वो भी चलाया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बस 1-2 दिनों में सारा कुछ व्यवस्था बना करके, बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं आपके लिए। काफी लंबी छुट्टी एक प्रकार से हो गई थी हमारी, तो उसी छुट्टी के बाद से अभी कंटिन्यू हो रहा है दोबारा से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें आने वाली हैं। चलिए, तो कल का लास्ट डे क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया था आपसे कि भारतीय संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है इसके बारे में। दुनिया की सबसे कम उम्र की वाणिज्यिक एयरलाइन कैप्टन निवेदिता भासीन ही बनी थी, ठीक। आज आपको क्या बताना है?
आज आपको बताना है निम्न में से किसका मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। अगला, आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं अभी तक। और ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप और भी ज्यादा डिटेल लिख सकते हो, जो भी आसपास के क्वेश्चंस आपको पता है वो भी लिख दिया करो। और इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलती है, तो आप एमजेटी ऐप का भी फायदा उठाओ। एमजेटी ऐप पर जा करके इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो, फ्री में सभी दिनों की क्विजेस सॉल्व करो, मंथली वीकली वगैरह सब क्विजेस सॉल्व करो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे आपको, उनको भी आप ले सकते हो। हमारी ई बुक्स और कोर्सेज को भी जरूर चेक करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।